Hello to my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be looking at and we'll be studying about the Amanda poem. एक पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अमांडा का एक्सप्लेनेशन देख लिया, शॉर्ट थीम देखी, स्टाइल देखी, सेटिंग देखी, सारी चीज़ें देखी. आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? Those are poetic devices. We'll be learning the poetic devices of the poem Amanda. काफ़ी important है. 2-3 नए literary device आपको poetic devices सीखने को मिलेंगे. तो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो ये पोम है, पूरी की पूरी पोम गिवन है 7 स्टैंजास की. जल्दी से एक बार रिसाइट करते हैं, उसके आगे हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me, Amanda, when I'm speaking to you? I'm a Rapunzel of not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. चलो जल्दी से पोम के साथ हम लोग राइम स्कीम पता करने की कोशिश करते हैं. अमांडा ए, अमांडा ए, स्ट्रेट बी, ए बी एंड वापस अमांडा, सो ए. सो पहले स्टैंजा का क्या निकल गया बच्चों? ये निकला हमारा ए बी ए. सी स्ट्रेट से नहीं है तो ये इसको सी लिखेंगे. मी अगेन सी हो गया. ब्लिसफुली ये डी हो गया. ठीक है, सी मी ब्लिसफुली. ब्लिसफुली भी कहीं कहीं थोड़ा सा राइम कर रहा है. देन वापस से क्या आ गया? सो कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारी देखी ए बी ए सी सी डी. ठीक है, ये हमारी पोएम का क्या है बच्चों? राइम स्कीम है ए बी ए सी सी डी. प्लीज रिमेंबर इट वेरी केयरफुली. और किसी भी पोम का राइम स्कीम हम उसके एंड वर्ड के राइमिंग टोन से निकालते हैं. अगर वो राइम कर रहे हैं तो उसे सेम अल्फाबेट देते हैं. अगर वो डिफरेंटली राइम कर रहे हैं तो नेक्स्ट अल्फाबेट उसका नाम हो जाता है. जल्दी से आप लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखेंगे कि क्या है इसकी थीम पहले, और फिर उसके पोएटिक डिवाइसेस हम देखेंगे. देखो, द पोम ब्यूटिफुली गिव्स अ पिक्चरस्क पोर्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज ऑफ अ गर्ल अमांडा एंड द कांस्टेंट रियल स्ट्राइक्स ऑन द गर्ल फ्रॉम हर मदर डिमांडिंग करेक्शंस इन हर बिहेवियर. देखो कितना अच्छे से ये लिखा है. अमांडा की थीम यही है कि द मदर वांटेड हर टू करेक्ट, द मदर वांटेड टू इम्प्रूव हर, द मदर वांटेड चेंज इन herself, and because she has nagged at her too much, because the mother and the parents have actually scolded her too much, so she found a rescue, she found an escape. And what is that? That is her dreamy world. And in that dreamy world she is actually living all her fantasies. वो अपनी सारी fantasies को पूरी कर रही है. और उसकी fantasies सिर्फ क्या हैं? The fantasies of freedom, silence, peace and isolation. यही है भैया उसकी फैंटेसीज. उसे फ्रीडम चाहिए, उसे साइलेंस चाहिए, उसे पीस चाहिए और उसे आइसोलेशन चाहिए. और वो सारी की सारी फैंटेसीज कहाँ पर फुलफिल कर रही है? अपने ड्रीमी वर्ल्ड में. Every child needs his or her space and parents should not cross the boundary of the child's privacy. हर बच्चे को, हर एक छोटे बच्चे को, हर एक बड़े बच्चे को, हर एक इंसान को अपनी एक privacy चाहिए होती है, अपना एक space चाहिए होता है. और जैसे कोई भी पेरेंट, कोई भी इंसान उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ऑफ कोर्स वहाँ से क्या होता है? रिबेल होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिटेलिएशन होता है. Children on the other hand should understand parents' concern and care towards them. It's not like कि सारी चीज़ें सिर्फ पेरेंट्स को समझनी है, बट बच्चों को भी थैंकफुल होना है. They should also show their gratitude and understand that whatever parents are doing, they're doing with one point of view, and that point of view is the care for the child, the concern for the child, for making the child better for the society, ताकि कोई और उस बच्चे को ना टोक दे. इसलिए पेरेंट्स खुद ही क्या करते हैं? बच्चे को टोका टाकी करते हैं. Now, last and important theme है जो point का, which is related to communication.
Every relation needs communication. Once a step is taken forward by both the parties towards the better understanding of each other, then the bond grows stronger. अगर communication है, दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, तब उसके बाद वो रिश्ता क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो बॉन्ड बहुत अच्छी हो जाती है. एंड वो बॉन्ड एक्चुअली फिर वो एक दूसरे को, वो जो पियर्स बन जाते हैं एक दूसरे के, पेरेंट चाइल्ड की मदद करता है ग्रो करने में और चाइल्ड भी पेरेंट की मदद करता है ग्रो करने में, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने में. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आया? अब जल्दी से हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे क्या क्या है. सबसे पहला है हमारा एनाफोरा. देखो एनाफोरा क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशंस लिखे हैं, आप पढ़ लेना आराम से. मैं आपको एकदम स्ट्रेट इजी भाषा में समझाती हूँ. एनाफोरा, जब एक ही शब्द दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस, ऊपर और नीचे वाली दो लगी हुई लाइंस को शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एनाफोरा कहते हैं. जैसे इस वाले में था, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. तो ये डोंट ये दो लाइंस को एक सिमिलर सा शब्द शुरू कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट एनाफोरा. Did you complete your shoes? Did you complete your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? So दूसरे वाले केस में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अमेंडा की जो मदर है वो जो इंस्ट्रक्शंस है, दोनों जो दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस हैं वो किससे? डिड से और डिड से शुरू हो रही है. तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी हो गया हमारा एनाफोरा. व्हाट इज एनाफोरा? When a similar word is starting the two consecutive lines, that is known as anaphora, and we can see two examples of anaphora in the poem Amanda. One is the very first stanza, don't and don't, and another one is, I think, the third stanza maybe. Yes, and the third stanza या fourth, I'm not very sure of this, but yeah, third stanza में. और ये क्या है? did में जो लिखा जा रहा है, जो did और did है, उसको हम क्या कहेंगे? एनाफोरा का सेकेंड एग्जाम्पल है अमेंडा पोम का. ओके, नाउ सेकेंड इज एलिटरेशन. बहुत आसान है और मैंने बहुत बार इसको आपको समझाने की कोशिश की. इसकी दो कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली कंडीशन होती है सेम साउंड, एंड सेकेंड कंडीशन होती है फर्स्ट प्लेसमेंट. वर्ड के फर्स्ट प्लेसमेंट पे अगर साउंड सिमिलर है, जैसे स्टॉप एंड स्लाउचिंग, पहली कंडीशन साउंड क्या आ रहा है बच्चों? स. द साउंड इज स एंड स, एंड स फर्स्ट सिलेबल है इसका, एंड स्लाउच भी फर्स्ट सिलेबल है. तो जहां पर जब भी साउंड सिमिलर होगा और वो फर्स्ट पोजीशन पे रखे गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिटरेशन. तो पहला एग्जाम्पल है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट. सेम, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. इसमें भी दिख रहा होगा स, और ये क्या है? क्या सिलेबल है? ये सेम फर्स्ट पोजीशन पे रखे गए हैं, तो ये भी क्या हो गया? एलिटरेशन. यहाँ देखो स्टॉप और सल्किंग, स फर्स्ट अल्फाबेट, साउंड सिमिलर है, फर्स्ट प्लेसमेंट है. तो ये तीनों किस चीज के एग्जाम्पल हो गए बच्चों? ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे एलिटरेशन के. अगर यहाँ पर ये एस यहाँ ना लगा होता, कहीं लर्क्स होता, स्टॉप लर्क्स, स्टॉप दैट लर्किंग्स, तो अब साउंड तो सिमिलर है, स का साउंड, और लेकिन दूसरे भी लर्किंग्स में भी एस का साउंड स ही है, लेकिन क्योंकि दोनों फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है इसलिए एलिटरेशन नहीं होगा, उसको हम कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं. तो ये याद रखना, एलिटरेशन को आइडेंटिफाई करने की टू कंडीशंस है, एंड दैट कंडीशन जहाँ पे भी वो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है, वो हमारा एलिटरेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है बच्चे? रेपिटेशन होता है जब एक पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए सेम स्टैंजा में या पोअम में. जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा, टाइगर इन द जू में देखा होगा आप लोगों ने, ब्रिलियंट स्काई, ब्रिलियंट स्टार्स. तो वर्ड जो ब्रिलियंट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, आई यू एंड रिपीट हो रहा है, तो उसे रेपिटेशन हम नहीं कहते हैं. बट कोई बहुत ही इम्पैक्टफुल वर्ड अगर वापस रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा?
रेपिटेशन, और यहाँ पर हमने देखा जो वर्ड है अमेंडा वो बार बार रिपीट हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक पर्पस है इसको रिपीट करने का, बार बार बोलने का, और वो क्या है कि वो बताना चाहते हैं अमेंडा को डांट पड़ रही है, बार बार उसका नेम नेगेटिव चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जा रहा है और वो इस चीज़ से परेशान होकर एक ड्रीमी वर्ल्ड में जा रही है. सो दिस इज व्हाट रेपिटेशन इज. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस. नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर. मेटाफर बहुत ईजी है. जब दो चीज़ों को हम कंपेयर कर देते हैं एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है. जैसे मैं बोलूँ यूर अ स्टार, अब मैंने आपको और स्टार को कंपेयर कर दिया. अब मैंने ये नहीं बोला यूर लाइक अ स्टार और यू लुक एज अ यू लुक लाइक अ स्टार. नहीं, आई सेड यू आर अ स्टार. ये कंपैरिजन है स्टार से आपका और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेटाफर कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर है एमरल्ड सी. देखो सी को किससे कंपेयर कर दिया मैंने? एमरल्ड से, ग्रीन कलर के जेम स्टोन से. किस चीज़ की वजह से? मुझे इसका ग्रीन कलर को सिग्निफाई करना था. ग्रीन कलर को दिखाने के लिए मैंने सी को बैठ के कंपेयर कर दिया, स्ट्रांगली कंपेयर किया. किससे? एमरल्ड से, पन्ना से कंपेयर कर दिया. सो दिस इज फॉर मेटाफर इज. यहाँ पर साइलेंस इज गोल्डन. अच्छा, यहाँ लिखा होता साइलेंस इज लाइक गोल्ड एंड फ्रीडम इज लाइक स्वीट. तो ये क्या हो जाता? सिमिली हो जाता. लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली कंक्लूजन दे ही दिया है अमेंडा ने कि भैया साइलेंस तो गोल्ड है एंड फ्रीडम क्या है? स्वीट है. ये कंपेयर कर दिया, एक स्ट्रांगली कंक्लूडेड कंपैरिजन है कि फ्रीडम इज स्वीट एंड साइलेंस इज गोल्डन. देन इन तीनों फ्रेजेस में क्या है बच्चों? ये मेटाफर लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस है. आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको. Now let us move to the next one, allusion. बहुत एक नया लिटरेरी डिवाइस है, बहुत कम बच्चों ने ये सुना होगा आज तक. allusion क्या होता है? देखो, allusion होता है कभी भी हम एक वेल बिल्ट कैरेक्टर, प्लेस, पर्सन को अगर अपने लिटरेरी वर्क में इंक्लूड करते हैं. जैसे मैं शेक्सपियर से कंपेयर कर दूं खुद को लिखते टाइम, दैट आई राइट लाइक अ शेक्सपियर. अब मैंने एक ऑलरेडी इस दुनिया में एक बहुत ही वेल बिल्ट कैरेक्टर को जो कि ऑलरेडी फिक्शन में या लिटरेचर में क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद को मिनी माउस से कंपेयर कर दूं जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो किसी और राइटर ने डेवलप किया था वो कैरेक्टर. तो जब आप किसी और राइटर, किसी और आर्टिस्ट की किसी डेवलप्ड वेल एस्टैब्लिश्ड चीज को अपने राइटिंग पीस में इंक्लूड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्यूजन कहते हैं. यहाँ पर दो चीजें आई थी. सबसे पहला आया था मर्मेड एंड दूसरा आया था रेपेंजल. ठीक है, मर्मेड भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक रेपेंजल भी एक फेरी प्रिंसेस है. ठीक है, शी इज अ प्रिंसेस. वो आई डोंट नो उन्हें क्या कहते हैं, बट वो जो तुम्हारी डिज्नी मूवीज वगैरह की जो प्रिंसेस होती है वो रेपेंजल, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है ऑफ कोर्स. तो क्योंकि दोनों किसी और राइटर ने ऑलरेडी डेवलप किए थे और उसके रेफरेंस को अमेंडा की पोएम में डाला रॉबिन क्लीन ने, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ बच्चों? दैट इज allusion. एंड राइमिंग स्कीम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. AABA CC ब्यूटिफुली. आई थिंक हाँ, AABA सी मी ब्यूटिफुली. तो हाँ, ट्रिपल सी भी कह सकते हो वैसे. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जो हम लोगों को आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन हमें ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये लिटरेरी डिवाइस क्या है? देखो मैं समझाती हूँ. देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये नाम ही आप लोगों ने पहली बार सुना होगा. एपिथेट क्या होता है बेसिकली? देखो, कभी भी मैंने बोला, ये मैंने लिखा ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, क्या लिखा मैंने? ब्यूटिफुल गर्ल. यहाँ पे ब्यूटिफुल क्या है बच्चों? इट्स एन एडजेक्टिव. और गर्ल क्या है? गर्ल इज अ नाउन. ब्यूटिफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है. गर्ल क्या है? नाउन. अब ये मैं बोलूं, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ये ब्यूटिफुल किसके लिए आया है, तो तुम बोलोगे मैम आपको दिख नहीं रहा है क्या? ब्यूटिफुल गर्ल के साथ आया है. तो ऑफ कोर्स आप ये कहना चाहते हो कि लड़की सुंदर है, जो ये गर्ल है वो क्या है? ब्यूटिफुल है. देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट कुछ ऐसा ही होता है. हमेशा जब भी हमें ट्रांसफर्ड एपिथेट ढूंढना होता है तो हमें क्या चीज चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है एक एडजेक्टिव और एक चाहिए होता है नाउन. हमें चाहिए एक एडजेक्टिव और हमें चाहिए एक नाउन.
लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यानी कि जो आपका एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ लगा है वो उसको तो क्वालिफाई नहीं करता, वो उसकी क्वालिटी को नहीं बताता, बल्कि एक हिडन नाउन होता है जो हमें खुद को समझना पड़ता है। वो एडजेक्टिव उस हिडन नाउन के लिए आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर तुम देखोगे, हश्ड बेयर फीट, बेयर फीट हमारा नाउन है, हश्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। हश्ड मतलब एकदम साइलेंट, कोई चीज श करके जो हम बोलते एकदम साइलेंट होती है, एकदम विस्परस, कोई चीज विस्पर्स से भरी हुई कोई चीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हश्ड बेयर फीट। अब यहाँ पर साइलेंस, बेयर फीट, अब देखोगे अगर तुम, रादर द फेस डिस्क्राइब्स, यहाँ पर ये जो हश्ड और साइलेंट है वो अमांडा के फीट के लिए, अमांडा के पैरों के लिए नहीं आया है। रादर द फ्रेज डिस्क्राइब्स द साइलेंट वे इन विच अमांडा वुड मेक डस्ट पैटर्न्स विद हर फीट एज अ स्ट्रीट ऑर्फन। ये यहाँ पर अमांडा के लिए जो हश्ड बेयर फीट है, वो हश्ड, वो साइलेंस अमांडा के पैरों के लिए नहीं आया, बट जिस तरीके से वो चलेगी, जिस तरीके से वो साइलेंस को यर्न कर रही है, जो उसकी फीलिंग्स है, यू नो, बेयर फीट वहां पर एक्चुअली बेयर फीट के लिए नहीं आ रहा, बट जिस तरीके से अमांडा विल वॉक, द वे शी विल वॉक विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, इन विच शी विल फुलफिल हर डिजायर फॉर साइलेंस, उसके लिए वो हश्ड आया गया है। साइलेंस उस तरीके के लिए आया है, पैरों के लिए आया नहीं है। तो क्योंकि जो एडजेक्टिव बेयर फीट के लिए, पैरों के लिए लगा था, वो उसको डिस्क्राइब ना करके किसी और चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज द केस ऑफ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड विद दिस योर लिटरेरी डिवाइसेस आर ओवर। इस पोएम में इतने ही पोएटिक डिवाइसेस हैं, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड बच्चे, सो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। एंड आई होप सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे अमांडा की, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सारे के सारे वीडियोस जितने भी अभी तक इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस आए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। मैंने कुछ ना कुछ एटलीस्ट आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट ज़रूर किया होगा इंग्लिश से रिलेटेड। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप सब लोगों को, आपकी ग्रेड 10 प्रिपरेशंस के लिए आप प्लीज़ मिशन ज्ञान से जुड़े रहिए, और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आप अपनी कोमल मैम से ज़रूर जुड़े रहिए। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।